जी सर। और आप बेरोजगार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी उम्र 31 साल हो चुकी है। जी सर। क्यों आप अपने करियर के निर्णयों को लेकर इतना अनप्रेडिक्टेबल और गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं शुरू से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा था। तो सर जब वो परिस्थितियाँ दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो फिर मैंने दोबारा निर्णय किया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। और जॉब में रहते हुए मैंने 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिर से मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि सर बैंकिंग में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बैंक्स में। इस वजह से सर मैंने सोचा कि फुल फ्लेज तैयारी की जाए। देखिए, आप बता चुके हैं कि इसका मतलब आप कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनमें आप लगातार असफल रहे हैं। जी सर। हम लोगों की जाहिर है कि आपको लेकर शुभकामनाएं ही होंगी, लेकिन मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है, जिसकी संभावना ऐसा तो नहीं है कि कम है, क्योंकि इस तरह की परीक्षा ये है। उस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं, क्या करेंगे आप? सर उस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर नहीं होता है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है हमारी, 38 साल वहाँ पे उम्र है, तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज ट्राई करूँगा। संभव है कि आप वहाँ सफल हो जाएं, लेकिन कोई भी सामान्यतः ये बताएगा कि ये एक स्मार्ट करियर मूव नहीं है, एक वेल थॉट करियर मूव नहीं है, इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक है। क्या इतने अनिश्चित और अव्याख्यायित निर्णय लेने वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना चाहिए? सर इसमें अनिश्चितता ज़रूर है, लेकिन सर देखिए, अभी तो आपके निर्णयों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपके पास एकदम हक है ऐसे निर्णय लेने का। जी सर। लेकिन कल को अगर आपको प्रशासक बना दिया गया, जी सर, और आपके ऐसे ही अव्याख्यायित निर्णयों से पूरे जिले की या पूरे राज्य की या एक बहुत बड़ी आबादी की जीवन पर असर पड़ रहा होगा, तब तो ये निर्णय बहुत नुकसानदेह हो जाएंगे। सर मुझे लगता है मैं शुरू से क्लैरिटी थी मेरे अंदर सिविल सर्विसेज करने की, सिर्फ इस वजह से कि एक मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस थे। आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? आप तो बीकॉम से करके आए थे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विषय है, बैंकिंग में आप लगातार प्रैक्टिस में भी थे। जी सर। फिर आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी किए हुए मुझे बहुत साल हो चुके थे, 2009 में। आप तो बैंकर थे ना, तो काम तो वही कर रहे थे। जी सर, बैंकिंग एक डिफरेंट स्ट्रीम है और कॉमर्स में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बैंकिंग उसका एक पार्ट है। लेकिन सर 2007 तक मेरा एजुकेशन जो है वो उर्दू मीडियम में हुआ है, तो मैं लैंग्वेज को जानता था और मेरा एक इंटरेस्ट भी उसमें था, इस वजह से मैंने उर्दू लिटरेचर ऑप्ट किया। मुझे बताइए कि उर्दू भाषा जो है वह 8th शेड्यूल में कब शामिल होती है? सर उर्दू लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शुरू से ही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने तभी तो से। उसकी तो कोई तिथि होगी? क्या ये 26 जनवरी 50 से थी, या 26 जनवरी 49 से थी, या सितंबर 49 से थी, कब से थी? सर 8th शेड्यूल जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के बाद आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 से, 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तब से ये उसमें है। सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है या कुछ प्रावधान पहले लागू हो गए थे? जी सर, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भी हुए थे। अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है। जी सर। क्या ये विवाद है और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि हिंदी में पहले से लिखे हुए? सर ये नाराज़गी का विषय तो नहीं है, उत्तराखंड की ये घटना है। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के ऊपर में इंग्लिश हिंदी के अलावा उर्दू के अंदर में भी साइन बोर्ड्स और नाम लिखे हुए थे। चूँकि यूपी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू, और उत्तराखंड जो है स्टवाइल यूपी का पार्ट था, इस वजह से वहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी। लेकिन जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया तो वहाँ पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रहा, और उसके बाद से लेकिन फिर भी उर्दू जो है कंटिन्यू हुई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उर्दू चूँकि सेकंड लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत वहाँ की है, तो उर्दू को हटा के संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी में नाम तो एक ही होगा, फिर ये अलग अलग कैसे कहा जा रहा है? जी सर, लिखने में तो एक ही होगा। फिर क्या हिंदी में 2 बार? लेकिन सर लैंग्वेज दोनों अलग अलग है, संस्कृत अलग लैंग्वेज है, हिंदी। प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज अलग कैसे होती है? आप तो भाषा के विद्यार्थी हैं, बताइए। सर क्या देहरादून को देहरादूनम का है, क्या कहने लगेंगे संस्कृत में? सर संस्कृत में क्या कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन तो वही रहता है ना? जी सर, प्रॉपर नाउन वही रहता है। चलिए। आप महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से से आते हैं वैसे? जी सर। वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं? सर मैं महाराष्ट्र के पूरब में जो विदर्भ का इलाका है वहाँ से आता हूँ। वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, और लैक ऑफ डेवलपमेंट एक बड़ी समस्या है। किसानों से संबंधित क्या समस्या है?
सर किसानों की से संबंधित समस्याएं ये है कि विदर्भ को जो है, विदर्भ में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड की खबरें हमारे यहाँ पे देश में आती है और ये समस्या रूरल इंडेंटेडनेस की वजह से, क्रॉप फेल्योर की वजह से बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स के अंदर में काफ़ी डिस्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर में लगभग 6 साल काम किए। जी सर। और किसानों की जो आत्महत्या हो रही, कहीं ना कहीं उसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड कह लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, जी सर, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जी सर। ठीक है, काफ़ी अधिक इंटरेस्ट रेट पे उनको वो देना, मतलब जी सर। नहीं लगता कि सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होकर इन सबको बंद करवा देना चाहिए या इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए? जी सर। आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक इलीगल मनी लेंडिंग का सवाल है, प्राइवेट मनी लेंडिंग चूँकि लीगल भी है, उसके लाइसेंसेस भी होते हैं। जो लीगल है वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो इलीगल मनी लेंडिंग है उसको ज़रूर सरकार ने उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग है उसका आउटरीच बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमने इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका पेनिट्रेशन नहीं हुआ है और इसीलिए लोग जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरे सर जो प्रोसीजरल जो डिफ़िकल्टीज़ है बैंक लोन लेने के अंदर में, तो लोगों को जनरली ये लगता है कि बैंक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है क्रेडिट का। इस वजह से वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं जहाँ पे आसान तरीक़ों से उनको लोन मिल जाता है। तो सर ये कदम उठाने की ज़रूरत है कि हम बैंकिंग का जो पेनिट्रेशन है रूरल एरियाज़ में ख़ास करके वो बढ़ाए और जो प्रोसीजर्स है लोगों को उसमें ईजीनेस लाए। चलिए, उर्दू साहित्य आप पढ़ते हैं, भारत में उर्दू कैसे आई, मतलब कुछ बताइए इसके इतिहास के बारे में। सर 12वीं सदी के आखिर में उर्दू दिल्ली के अतराफ़ में, इसकी जन्मभूमि दिल्ली के अतराफ़ बताई जाती है, दिल्ली शहर उसके अतराफ़ में। यहाँ खड़ी बोली राइज थी उस वक्त, खड़ी बोली बोली जाती थी और खड़ी बोली के अंदर में अरबी और फ़ारसी और तुर्की अल्फाज जो है, जो बाहर से मुस्लिम्स आए थे यहाँ पे, वो जो ज़बानें बोलते थे, उन ज़बानों के अल्फाज जब खड़ी बोली के अंदर में मिलना शुरू हुए तो एक नई ज़बान तैयार हुई जिसको शुरू में अलग अलग नामों से पुकारा गया। उसे हिंदी भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया, दहलवी भी कहा गया और उसके बाद में जो है 19वीं सदी में इसका नाम उर्दू पड़ा। 19वीं सदी में इसका नाम उर्दू पड़ा। अच्छा, 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसके समय हुआ उर्दू का? कोई ऐसा रूलर था क्या 19वीं सदी में? 19वीं सदी में रूलर बहादुर शाह जफ़र थे। वो खुद भी एक शायर थे और उनके ज़माने में बड़े शायर भी गुजरे हैं जिसकी वजह से उर्दू का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट 19वीं सदी का जो निस्फ है, जो यानी 1850s का जो दौर है, वो उर्दू का सुनहरा दौर माना जाता है क्योंकि इस दौर में गालिब और ज़ौक़ जैसे बड़े पाए के शायर भी यहाँ मौजूद थे। अच्छा, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई फैज़ अहमद फैज़ के कुछ उसको लेकर, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर कंट्रोवर्सी को लेकर? हाँ बिल्कुल सर, फैज़ अहमद फैज़ की जो पूरी शायरी है वो एक तरह की रेसिस्टेंस पोएट्री है उनकी और सियासी शायरी भी उन्होंने की है। और जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है वो शेर उनकी एक नज़म के इंटरप्रिटेशन को लेकर हुई। आइडिया है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस पर? सर इसमें मेरी सोच ये है कि किसी भी शायर की पोएट्री को समझने के लिए उसके ज़माने और उसके जहन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक नज़म का लिटरल मीनिंग ना लेते हुए उसको ये देखना चाहिए कि शायर ने किस कंटेक्स्ट में वो बात कही है और शायर की पूरी पोएट्री का जो मजमून है वो क्या है। ठीक है ना, एक अंतिम सवाल मेरा आप बता दीजिए कि अभी सर जैसा पूछ रहे थे कि नाम बदला जा रहा है, कई जगह जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई जगह नाम बदले जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, आप कहाँ तक उचित समझते हैं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? सर जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है तो नाम ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नाम बदले जा रहे हैं। हर ज़माने में नाम बदलते रहे हैं, पॉपुलर रूलर्स ने नाम बदले हैं और लोगों की जब पॉपुलर डिमांड होती है तो ऐसा रूलर्स करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट्स ने किया है। सर मेरी इसमें राय ये है कि जो इसका दूसरा पहलू है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसके अंदर में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उनको भी सोचा जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अज़हरुद्दीन जी सर, ये बताइए कि आपकी 3 क्वालिटी कौन कौन सी है जिसकी वजह से IAS बनना चाहिए? सर चूँकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो एक टीम वर्क और परसिवरेंस, मैं काफ़ी समय से तैयारी में हूँ। तीसरी चीज़ सर कंपैशन। बहुत समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर। तो इसको आप गुड मानते हैं या दोष मानते हैं? सर ये गुड और बैड के टर्म्स में तो मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊँगा। मैं क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका मामला है, किसी और का मामला होता तो कैटेगराइज कर पाते आसानी से। नहीं सर,
किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करने से पहले उसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज़ में मुझे टाइम लग रहा है और उसके बावजूद मैं अगर उस चीज़ को परसू कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए गुड है। ओके, ठीक है। आप एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, उसके संतरे बड़े प्रसिद्ध हैं जी। ऐसी कौन सी कंडीशन, यावतमाल से नागपुर की कौन सी कंडीशन ऐसी है जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से नागपुर में संतरों का न केवल उत्पादन होता है बल्कि भारत के सबसे बेस्ट क्वालिटी के संतरे होते हैं? जी सर, एक्चुअली विदर्भा की ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल मेरा डिस्ट्रिक्ट और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मसला यहाँ पे स्टोरेज का है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और नागपुर क्योंकि थोड़ा प्लेन रीजन में आता है तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। यावतमाल प्लेन एरिया क्यों नहीं है? सर, यवतमाल जो है वो हिली एरिया रहा है और ब्रिटिश टाइम से इसे एक हिल स्टेशन में कैटेगराइज किया गया था। कौन सा हिल है वहाँ पे? सर, सतमाला हिल का पार्ट है। सतमाला हिल्स की जो चेन आ रही है वो नॉर्थन महाराष्ट्र में, वो उसी का पार्ट है यवतमाल। सतमाला के अलावा और कौन कौन से डेक्कन प्लेटों पे हिल चेन है? सर, अजंता है। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर आप क्रमानुसार सजा सकते हैं क्या? डेक्कन में सर? हाँ, डेक्कन में हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और सतमाला को। जी सर। सर, जो क्रोनोलॉजी आपने बोली है शायद वही है, हरिश्चंद्र। किधर है? सबसे उत्तर में है? जी सर, एमपी में। अच्छा। उसके बाद में बालाघाट जो टच होता है महाराष्ट्र से नागपुर रीजन को। उसके बाद में अजंता तो सर वेस्ट में है, जो औरंगाबाद वगैरह का। आप श्योर हैं, गेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? सर, मैं गेस कर रहा हूँ। गेस कर रहे हैं। संतरे की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कर दीजिए बस। सर, मुझे सवाल समझ नहीं आया। संतरे की खेती के लिए, संतरा हॉर्टिकल्चर का पार्ट है जी, तो संतरा के लिए कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन होने चाहिए? सर, संतरे की खेती के लिए बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। वो तो ठीक है। कंडीशन, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सर, टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए और रेनफॉल जो है वो 100 to 150 सेंटीमीटर वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। और मिट्टी तो सर क्योंकि डेक्कन में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है, रिगर्ड सॉइल पाई जाती है, तो मैं तो क्या कारण है कि संतरा केवल नागपुर में उगाया जाता है, देश के किसी अन्य क्षेत्र में इतनी व्यापक खेती नहीं होती इसकी? सर, यही एक कारण हो सकता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो संतरे के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेबल तो ये तो कंडीशन जो वर्षा और टेम्परेचर बता रहे हैं देश के बहुत सारे भागों में पाई जाती है। हमारे देश की विशेषता यही है। 100 सेंटीमीटर वर्षा, 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर। जी सर। देश का बहुत बड़ा हिस्सा आता है इस क्लाइमेटिक कंडीशन। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। विदर्भ से हैं आप, विदर्भ का क्या मतलब है? मैम, विदर्भ का जो नाम है वो एक पुरानी रियासत पे मबनी है। मतलब विदर्भ जो है उसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी रहा है। ये एक सल्तनत हुआ करती थी विदर्भ, वहीं से इसका नाम आया। क्या मध्य प्रदेश के कुछ जिले विदर्भ में आते हैं? जी मैम, विदर्भ। जब हम विदर्भ कहते हैं, क्या आप महाराष्ट्र का ही हिस्सा लेंगे या महाराष्ट्र के ही जिले देखेंगे, या विदर्भ में मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं? मैम, एक महाविदर्भ एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर में महाराष्ट्र का प्रेजेंट विदर्भ और एमपी के कुछ ज़िले आते हैं जो लगे हुए हैं विदर्भ से, महाराष्ट्र के विदर्भ से वो, लेकिन उसे हम महाविदर्भ कहते हैं। और विदर्भ की जो टर्मिनोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ हम महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि महाराष्ट्र में और स्पेशली आपके एरिया में पानी की इतनी समस्या नहीं है जी, फिर भी क्या मूल कारण समझते हैं कि विदर्भ में ही सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की? मैम, वही इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए खेती के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है। दूसरा एक रीज़न ये है कि वहाँ पर कैश क्रॉप्स उगाई जाती है। फार्मर्स जो है वो बेसिकली कॉटन उगाते हैं, और जब कॉटन और रूरल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, और कॉटन जब फेल हो जाती है और वो लोग जब रिपे नहीं कर पाते मनी लेंडर्स को, तो एक तरह का डिस्ट्रेस फार्मर्स के अंदर में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। बीटी क्रॉप सुना है आपने? जी। व्हाट आर बीटी क्रॉप्स? क्या है बीटी क्रॉप्स? बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सीड है कॉटन का। तो बीटी स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी? नो मैम, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। इट्स अ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्लांट है, बीटी कॉटन। आपने कहा बैसिलस एक प्लांट है या कोई और जीव है?
बैसिलस तो मैम एक बैक्टीरिया है और इसको प्लांट में यूज़ किया जाता है जेनेटिकली तो मॉडिफाई किया जाता है। बीटी क्रॉप्स के नाम बताइए। मैम बीटी ब्रिंजल है और बीटी मस्टर्ड, अभी हाल ही में बीटी मस्टर्ड का भी मुझे लगता था कि आप सबसे पहले बीटी कॉटन कहेंगे। मैम बीटी कॉटन तो आप कह चुकी थी। अच्छा, आप भी कह सकते थे उसको। ये बताइए कि बीटी क्रॉप क्यों फेल है, क्यों उसका इतनी नहीं अभी बैन है इंडिया में, बंद कर दिया गया है? नहीं मैम, बीटी कॉटन को बैन नहीं किया गया है। एक एसटीबीटी वैरायटी है जिसको जो अनअप्रूव्ड वैरायटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है उसने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो क्या विदर्भ में बीटी कॉटन उगाई जा रही है? जी मैम। फिर भी फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं इसके बावजूद? जी मैम। तो आपको लगता है बीटी कॉटन सेफ है? मैम बीटी कॉटन तो सेफ़ है, उसकी यील्ड भी अच्छी खासी है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ अभी जो हमारे सामने आ रहे हैं कि पहले जैसे कहा जाता था कि बीटी कॉटन पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है, लेकिन हाल ही के अंदर में जैसे पिंक बॉलवॉर्म अटैक वगैरह भी उसके ऊपर में हुआ है, तो उसकी जो इफ़िकेसी है बीटी कॉटन की उसके ऊपर में सवालिया निशान एक तरह का है। जब किसान एक बीटी कॉटन क्रॉप या कोई और भी क्रॉप ग्रो करता है तो आपको लगता है कि किसान से इसको ज़्यादा फ़ायदा है या वो कंपनियां जो इनके सीड्स बेच रही हैं उनको फ़ायदा है? मैम इस तरह की सीड यूज़ करने से फ़ायदा तो दोनों को है, कंपनी को फ़ायदा भी है और किसान को भी फ़ायदा है। कंपनी को फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जहाँ तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सवाल है तो इसके ऊपर में एक मोनोपोली है, जो मॉन्सेंटो कंपनी है अमेरिका की, सिर्फ वही इस तरह के सीड्स जो है मार्केट में फ़िलहाल बेच रही है। और फार्मर को ये फ़ायदा है कि उसकी जो यील्ड्स है और जो पेस्ट से जो बचाव है उसका, तो उसमें उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता जब हम वाइल्ड सीड संचय करके रखते हैं तो उनमें भी कई बार म्यूटेशन होता है, वो भी रेजिस्टेंट वैरायटी शो कर सकते हैं अगेंस्ट पेस्ट, कि हमें फिर मॉन्सेंटो की ज़रूरत ही ना पड़े? तो आप किसके फेवर में हैं? किसान वाइल्ड सीड को संचय करके रखे या मॉन्सेंटो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करे? मॉन्सेंटो ने इतना सीड प्रोवाइड करा है, मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है। जी मैम। तो आप एक किसान को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम चूँकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी है और फार्मर्स की इनकम उससे काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि बीटी कॉटन को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है, जो हाल ही के अंदर में जो पेस्ट रेसिस्टेंस उसके अंदर में जो पेस्ट का जो अटैक्स उसके ऊपर में हो रहा है और रेसिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, तो उसके अंदर में सुधार लाने की ज़रूरत है। और साथ ही जो बीटी का जो मार्केट है जो जेनेटिकली तो मतलब उस सुधार के लिए किसान इंतज़ार करे? नहीं मैम, किसान तो उस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर उसको अपने रेवेन्यूज इंक्रीज़ करना है तो उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें उसकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। हज़रुद्दीन, आपने अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट में लिखा है वॉचिंग वेब सीरीज़, कौन सी है आपकी फेवरेट? मैम रिसेंटली मैंने एक राइज ऑफ द एम्पायर्स ऑटोमन्स सीरीज देखी है, मेरी फेवरेट। ठीक है, ये वेब सीरीज़ जो है एक जिन ऐप्स पे आती हैं उनको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ बुलाया जाता है। जी मैम। क्या है वो? ओवर द टॉप सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप सर्विसेज क्या है ये, इनको ओवर द टॉप सर्विसेज क्यों बोला जाता है? मैम जो ट्रेडिशनल जो ज़रिए है जैसे टीवी और सैटेलाइट, ये जो ज़रिए है कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन के, या तो इससे हटकर ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको बाईपास करके, इस वजह से इनको ओवर द टॉप सर्विसेज कहते हैं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये सर्विस देते हैं। अच्छा, एंड अगर हम इनकी वेब सीरीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या आप मेजर करेंगे किस टाइप बैलेंस टिल्टेड है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? मैम इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में जैसे जो क्रिएटिव कंटेंट है वो व्यूवर्स के सामने आ रहा है, व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, क्रिएटिव कंटेंट उसके सामने आता है। दूसरी चीज़ ये है कि
इसमें जो वेब सीरीज़ जिस तरह की बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी से क्लोज वेब सीरीज़ कंटेंट हमारे सामने आ रहा है। तो एक तरह से समाज को समझने के लिए और समाज की रियलिटीज़ को समझने के हिसाब से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा इसके एस्थेटिक पर्पज़ है। जब जिस तरह की हमारी लाइफ फास्ट हो गई है तो इसमें एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और इसके अंदर में ईज़ है चूँकि। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस मैम इसमें ये है बेसिकली यूथ्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरीज़ के अंदर में इसके अंदर में वायलेंस और अब्यूजिव लैंग्वेज और न्यूडिटी को लेकर डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह की सोशल बिंजिंग जो होती है, इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी मल्टीपल एपिसोड जो है एक सिटिंग में देखने की वजह से डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी इससे होती हैं। ठीक है, आपने बोला कि कंटेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है यूथ को, तो इसके रेगुलेशन कौन करता है कंटेंट का? मैम इसके रेगुलेशन के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी तो नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन पे बेस्ड है। ओके, आप कॉर्पोरेशन बैंक में काम कर चुके हैं। जी मैम। मुझे बताइए कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज कब हुआ था? मैम कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज हुआ 1980 में। 1980 में। जी। है ना, आपको लगता है द नेशनलाइजेशन वाज अ गुड स्टेप, एक कामयाब रहा वो? जी मैम। मैम एक्चुअली जिस वक्त नेशनलाइजेशन किया गया था उस वक्त जो मोटिव्स थे नेशनलाइजेशन के वो ये थे कि बैंकिंग का जो आउटरीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कदम रहा था। दूसरा ये था कि हमारे जो सेक्टर्स थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। तो चूँकि नेशनलाइज बैंक का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर भी है, इस वजह से भी उनका उस एस्पेक्ट से भी नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। जैसे MSMEs में और एग्रीकल्चर में जो हमने क्रेडिट सपोर्ट दिया है, शायद हम प्राइवेट बैंक्स की मदद से उतना सपोर्ट उसको नहीं दे पाते। राइट। मुझे बताइए, अगर US, रशिया और चाइना में प्रायोरिटाइज मतलब एक रैंकिंग देनी हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस और प्रेफरेंस किसको होनी चाहिए, रैंकिंग अगर आप दे सकते हैं तो US, रशिया एंड चाइना। मैम फॉरेन पॉलिसी जो हमारी होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो इसमें रैंक देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। हाँ, हमको ये चाहिए कि जो भी मेजर पावर्स है और उनके साथ रिलेशंस मेंटेन किया जाए और प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहे कि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सर्व हो। तो सभी के साथ हमको रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चलना होगा। क्या हम अभी ये बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं? जी मैम, बैलेंस तो हम मेंटेन कर रहे हैं जिस तरह से हमने। है आपने कि पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं इमाम्स के द्वारा? नहीं मैम, सुना नहीं। ये नहीं सुना है। ठीक है, मुझे बताइए कि मुस्लिम विमेन जो हैं उनका स्टेटस कम्युनिटी में कैसा देखा जाता है? मैम कम्युनिटी में मुस्लिम वुमेन का जो स्टेटस है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी वाला स्टेटस है। और रिसेंट टाइम्स में इसकी झलक हम जो डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्री के अंदर में जिसमें लीडिंग रोल मुस्लिम वुमेन प्ले कर रही है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो एक इमेज बनी हुई थी मुस्लिम वुमेन की कि उनको घर में रखा जाता है, उनको पर्दे में रखा जाता है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो जो एक नेगेटिव इमेज थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हुई है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो एक इमेज ही थी जो अब ब्रेक हो गई। थैंक यू। तो अगर आप 7th क्लास में थे और 12th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे थे जी सर, तो इसका मतलब आपकी हिंदी अच्छी रही होगी? सर उस वक्त तो मुझे शऊर नहीं था कि मैं कौन सा एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, चूँकि स्कूल में सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था तो मैं इसमें भी कर लिया था। मुझे बताइए कि हिंदी और उर्दू की जब हम तुलना करते हैं तो एक कंटेंशियस इशू जो है वो नुक्तों का आता है कि आमतौर पर हिंदी के लोगों का आरोप है कि जो ध्वनियाँ उर्दू से आती हैं जी, उर्दू के लोगों की ये ज़िद रहती है कि उन पर उनको उसी उच्चारण के साथ बोला जाए जिस उच्चारण में वो उर्दू में बोले जाते हैं। जी, जबकि अन्य भाषाओं से जब शब्द आते हैं तो हिंदी पर ऐसा कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती है। वहाँ अंग्रेजी से आते हैं या दूसरी भाषाओं से आते हैं तो हिंदी अपनी भाषा के हिसाब से बोलती है। आपको क्या लगता है कि उस बायसनेस से दूर होकर आप बता सकते हैं कि क्या हिंदी को उर्दू की ध्वनियों के साथ नुक्ते लगाने की आदत छोड़ देना चाहिए अपने विकास के लिए, या ये उर्दू का जो की जिद है उसके आगे झुकना चाहिए?
सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदी उर्दू ज़बान में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस है। और स्क्रिप्ट में चूँकि उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी फ़ारसी और दूसरी ज़बानों से आए, जो बाहर की ज़बानें हैं, इस वजह से जो नुक्ते हैं वो कुछ अलग है। जैसे जाहिद ज़ वाली जो आवाज़ है वो हिंदी में नहीं है, इस वजह से उसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में जैसा आपने ठीक फरमाया कि ज के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो वो ज़ की आवाज़ बन जाती है। तो इस तरह का है। लेकिन सर दोनों ज़बानों के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ज़बान के अंदर में आपस में जो है वो मेल जोल बरकरार रहे, और अगर दोनों स्क्रिप्ट अलग अलग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़बान एक रहे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो खिलाड़ी भी हैं, आप लगातार खेल में सक्रिय रहे हैं। हाल में भारत की एक कबड्डी टीम को लेकर काफ़ी विवाद रहा है कि वह बिना अनुमति के पाकिस्तान चली गई, और भारत की सरकार ने इस बात पर खेल संघ से आपत्ति दर्ज की है और खेल संघ ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की है, लेकिन पाकिस्तान में वह कबड्डी की टीम फिर भी भारतीय टीम की तरह शामिल हुई है। क्या विवाद है और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो पाया कि भारत की एक टीम विदेश चली गई और भारतीय लोगों को पता भी नहीं लगा? सर मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए अजहर। थैंक यू जी अजहरुद्दीन जी, कैसा लग रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हैं और किन एरियाज में लग रहा है कि सर यहाँ भी थोड़ा सा और एडजस्टमेंट चाहिए? सर एक तो कॉन्फिडेंस की कमी लगी मुझे, और जो करंट अफेयर्स में आपने कुछ इश्यूज बताए उर्दू से रिलेटेड, जो अभी आखिरी सवाल था उसमें मुझे लगा कि मैं शायद अच्छा जवाब नहीं दे पाया। अजहरुद्दीन, आपके विषय में हम लोगों ने जो इंटरव्यू के बाद आपके आपस में चर्चा की है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही है। देखिए, आपका इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू नहीं, इसके कई कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं और लगभग सबसे हम लोग ये बात पहले कहते हैं कि आप इस बात के लिए तैयार होके जाइए कि आपके इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू से कुछ भिन्न तरीके से लिए जाते हैं। इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी। फ़ायदा तो ये है कि आपको मालूम है, एक सेंस में पेपर आउट हो गया, आपको मालूम है कि उस दिशा में जाएगा। नुकसान जाहिर है कि ये है कि आपके मूल्यांकन के तरीके भी कई बार वही नहीं होते जो बाकी कैंडिडेट के मूल्यांकन के हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ जाइएगा। खुशी की बात यह है कि हम लोगों की समझ में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका है उसमें जो संतुलन है और जो एक तरह का स्थिरता है, जी सर, वो मेरे अनुभव में बहुत कम विद्यार्थियों में होती है, बहुत कम कैंडिडेट्स में होती है। उसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो रिलेटिवली आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपके अंदर एक स्थिरता समझ के स्तर पर भी आ गई होगी। दूसरा, तैयारी के स्तर पर भी शायद बाकी लोगों से बेहतर स्थिति होने की वजह से स्थिरता है। और बोर्ड मेंबर्स को जल्दी ही आप इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स सामान्य कैंडिडेट्स में वो चीज़ नहीं देखते। आत्मविश्वास आपको लग रहा है कम है, लेकिन ऐसा कोई बहुत इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जी सर। आपके बैठने के तरीके में नहीं हो रहा है, आपका बैठना सही है, आपका वॉइस लेवल बाय एंड लार्ज ठीक है, आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छी पकड़ है, बल्कि आप हिंदी के अच्छे कैंडिडेट की तरह हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। हैंड मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा है, फ्लो आपका अच्छा है, आपकी अंदर एक तरह का जो पॉजिटिव आपके इंटरव्यू की सबसे मज़ेदार बात है वो एक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है। नॉर्मली हम लोग कैंडिडेट्स को की परफॉर्मेंस को डिप करते हुए देखते हैं, रेयर कैंडिडेट में इससे ऊपर जाते हुए भी देखते हैं। मैं आपके साथ ये दावा तो नहीं कर सकता कि वो ऊपर जा रहे हैं जी, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं अपने थ्रू द इंटरव्यू, जी सर, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड यू मस्ट मेंटेन दैट, ठीक है ना। उसे आपको बना के रखना है। एनालिसिस भी आपका अच्छा है, ऊर्जा भी आपके अंदर बाय एंड लार्ज ठीक है। जी सर। अब चैलेंजेस कहाँ हैं? चैलेंजेस कम्युनिकेशन में नहीं है, चैलेंजेस दो फ्रंट पर है। एक मतलब दोनों ही चैलेंजेस एक ही चीज़ से इमर्ज कर रहे हैं, वो ये है कि आपको बोर्ड मेंबर्स के अंदर जो प्रेजुडिसेस होंगे उनसे टकराना हो। जी, ये प्रेजुडिसेस आपकी एज को लेकर होंगे जी, और ये प्रेजुडिसेस हों या व्यक्त हों या ना हो, कभी कभी कम्युनिटी को लेकर होंगे, जी, ठीक है ना। जो एज को लेकर का प्रेजुडिसेस है वो इस सेंस में होंगे कि अब इतनी उम्र हो गई है, इतने साल नौकरी करके है, मोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। जी, तो आपको वो एनर्जी दिखानी है जी सर, एंड विलिंगनेस टू लर्न दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? आपकी चुनौती है जी, अपने सवालों को इस तरीके से आप बताएंगे जिससे लगे कि आपके अंदर नई चुनौतियों को लेकर उत्साह रहता है, जी सर, ठीक है ना। इस वाले एस्पेक्ट को आप बताएंगे। अगर आपको मौका मिले तो अपनी सर्विसेज के अनुभव जो है उनके आधार पर बताएं या अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताएं, लेकिन ये दिखाएं कि यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मोल्डिंग योरसेल्फ इफ नेसेसरी।
जी सर। आप बात समझ पा रहे हैं? जी सर। दूसरा जो है वो कम्युनिटी प्रेजुडिस को लेकर बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड मेंबर एसेंशियली प्रेजुडिस्ड होंगे, लेकिन पास्ट अनुभव बताते हैं कि कभी कभी वो नेगेटिव हो जरूरी नहीं है, कई बार पॉजिटिव भी होते हैं जी। लेकिन दे व्यू समटाइम डिफरेंटली। तो आपकी जो छवि आनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम वाली छवि आनी चाहिए जी। बाय एंड लार्ज आती है, लेकिन आपके साथ स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम हुए जी। सिवाय जब फतवा पॉलिटिक्स और विमेन वाला इशू आ रहा था, वहाँ पर एक इंट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट गायब था। आप समझ पा रहे हैं? जी। तो आई एडवाइस यू टू इसको सीधा सीधा ये मत कहिए कि ये केवल छवि है। जी सर। आप ये कहिए कि बदलाव में हो। थैंक ऑल यू। द बेस्ट। थैंक यू।